चलाइए। देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसके पहले आपने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ी। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में ही रेलवे कमीशन द्वारा पारित जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की। इसमें जो है क्या प्रस्ताव सरकार की तरफ से पारित किए गए उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। उसने क्या किया, उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा में सुधार के क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। क्या जी? प्राथमिकता। कहने का मतलब सीधे सीधे लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार करने की बात ठान ली और उसने जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करा लिया। लेकिन जो शिक्षा शास्त्री थे या कह सकते हैं जो शिक्षित जो है नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का विरोध किया। फिर भी उनकी विरोध को दरकिनार करते हुए या उसकी आलोचना का ध्यान न देते हुए 21 मार्च 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव कमेटी द्वारा 1904 में 21 मार्च को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करा लिया। और जो है इस अधिनियम में रेलवे कमीशन बना क्यों था? उच्च शिक्षा के सुझाव के लिए। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को पारित करते हुए सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और ये जो आयोग था अर्थात रेले कमीशन द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों को साथ ही साथ जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में सुझाए गए शिक्षा संबंधी सरकारी नीति था, उस दोनों को एक में मिला दिया गया। जो रेले कमीशन द्वारा सुझाव था और साथ ही था जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव थे, उन दोनों को मिलाने के बाद ये माना गया कि इस अधिनियम में विश्वविद्यालय को अपने अधीन करके सरकार जो है प्रशासन, अधिकार और क्षेत्र को अपने अधीन करके तमाम सुझाव या संस्तुतियां पेश की। उन संस्तुतियों को क्रमबद्ध रूप में जाना जा सकता है। जानने के लिए हम जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में जो 1904 में पारित हुआ उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। अब देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के जो प्रमुख प्रावधान थे, उनमें पहला प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या बताया गया कि जो है विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया, अर्थात विश्वविद्यालय को परीक्षा संचालन के साथ साथ
परीक्षा संचालन के साथ साथ शिक्षण कार्य भी सौंपा गया। अर्थात दूसरे शब्द में आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय जिसका अब तक काम क्या था, परीक्षा संचालन, अब उसके कार्यक्षेत्र को विस्तार कर दिया गया और उसमें शिक्षण कार्य भी सम्मिलित कर दिया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के साथ साथ शिक्षण कार्य भी करेंगे और शिक्षण कार्य करने के लिए उनको जो है अध्यापकों की नियुक्ति के साथ साथ पुस्तकालय निर्माण के साथ साथ प्रयोगशाला और अनुशासन करने की सारी जिम्मेदारी जो है वो किसको दे दी गई, विश्वविद्यालय को दे दी गई। और जो है उससे कहा गया कि विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के साथ साथ शिक्षण कार्य भी करेंगे और जो है उनके क्षेत्र को बढ़ाया गया। वे स्वतंत्र हैं कि बेहतर शिक्षण के लिए अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों का निर्माण करा सकते हैं, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करा सकते हैं और साथ ही साथ जो अनुशासन संबंधी नियम है उन पर विश्वविद्यालय जो है अपना काम कर सकता है। फिर दूसरा उसने जो प्रस्ताव प्रावधान पारित किया वो क्या था कि अब तक जो है विश्वविद्यालय में सीनेट की संख्या निश्चित कर दी गई और जो है विश्वविद्यालय में सीनेट की संख्या निश्चित कर दी गई। कहने का मतलब अब तक जो है विश्वविद्यालय में सीनेटों की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं थी। पहली बार जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की संख्या निश्चित कर दी गई और जिसका नामांकन जो है वो जीवन भर के लिए हो रहा था, उसकी अवधि जो है 5 वर्ष कर दिया गया और बताया गया कि मिनिमम कम से कम एक विश्वविद्यालय में 50 सीनेट सदस्य, कम से कम और अधिक से अधिक 100 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 द्वारा जो प्रावधान पारित किए गए उसमें तीसरा प्रावधान था कि जो है जो सीनेट के सदस्य चुने जाएंगे उनमें जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के 20 सदस्य और अन्य विश्वविद्यालयों के 15 सदस्य होंगे। कहने का मतलब जब सीनेट के सदस्यों का चुनाव होगा तो उनमें जो है जो सीनेट सदस्य चुने जाएंगे उनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय से 20 सदस्य चुने जाएंगे और साथ ही साथ अन्य विश्वविद्यालयों से केवल 15 सदस्य चुने जाएंगे। देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो प्रावधान दिए गए उसमें चौथा प्रावधान इस अधिनियम में है कि विश्वविद्यालय के सिंडिकेटों को कानूनी स्वीकृति दी गई और इन सिंडिकेटों के प्रोफेसरों के उचित प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बना दिया गया। कहने का मतलब जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट थे उनको कानूनी स्वीकृति दी गई
और वो उनके अंदर जो है प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई और जो है उनका जो भी प्रतिनिधित्व था उसको अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ अगला जो प्रावधान है वो है इस सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों को संशोधन करने तथा उसमें सुधार करने की स्वीकृति देने का जो नियम था उसको सरकार ने अपने पास रखा कि जब विश्वविद्यालय में के नियमों में संशोधन करना होगा या कभी सुधार करना होगा तो सरकार खुद करेगी, ना कि विश्वविद्यालय या सिंडिकेट करेंगे। फिर अगला उसने प्रावधान जो दिया वो जो विश्वविद्यालय को मान्यता देने की बात कही गई थी कि उसके नियम को कठोर बना दिया जाए, तो उससे जो है विश्वविद्यालय की मान्यता नियम काफी कठोर हो गए और जो है सिंडिकेटों को विद्यालयों की निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और जो है क्योंकि शिक्षा की उन्नति की दृष्टि से उनका निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक था और ये काम सौंपा गया विश्वविद्यालय के सिंडिकेटों। फिर अगला प्रावधान इसमें है कि पहले जो है वो विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं जो है वो निर्धारित नहीं थी। यह अधिनियम पारित होने के बाद जो है इसकी क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित कर दी गई। अब जिससे जो है जब कॉलेजों को विश्वविद्यालय मान्यता देता था तो कई विद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से वे मान्यता प्राप्त कर लेते थे और दो विश्वविद्यालय में उनको मान्यता मिलती थी, जिससे जो है नियम कठोर बनने से उनको केवल एक ही विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान कर सकता था। अब देखिए, अगर हम लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित इस अधिनियम का अगर हम निरीक्षण करते हैं बारीकी से तो हमको ये मिला कि लॉर्ड कर्जन ने जो ये विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया उसका भारतीय जनमानस ने पूर्ण रूप से विरोध किया। उसका मानना था कि जो है उच्च शिक्षा सरकार के नियंत्रण में आने से कहीं न कहीं शिक्षण संस्थाएं जो है वो हतोत्साहित होंगी और सन 1902 में जब विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया लॉर्ड कर्जन ने तो जो है शिक्षा में सुधार करने के लिए 1902 में शिक्षा में सुधार करने के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई। अब कारण ये था कि इन रुपयों से उच्च शिक्षा में सुधार किया जाएगा, लेकिन सन 1905 अब जो है उच्च शिक्षा के सुधार है लॉर्ड कर्जन ने क्या किया 5 साल के लिए 5 लाख रुपए धनराशि स्वीकृत कर दी गई। लेकिन लॉर्ड कर्जन के इस नीति के विरोध में ही सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। साथ ही साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जो है इस लीग की स्थापना के बाद मुसलमानों ने क्या किया कि पृथक रूप से स्वयं के लिए अपना विद्यालय खोलना शुरू कर दिया गया। अब सब मिला जुला के परिणाम यह निकलता है कि 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भारतीय दृष्टि से बहुत कोई खास लाभ नहीं हुआ।